सो हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग जेई मेन का एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं। तो जिनको भी ये मॉक टेस्ट ट्राई करना है वो डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं। बाय द वे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है और इसके क्वेश्चन एग्जैक्टली जेई मेन लेवल के ही है। तो लास्ट के एक महीने में आपको जेई मेन लेवल के ही क्वेश्चंस करने चाहिए, ना ही उससे ऊपर लेवल के ना ही नीचे लेवल के। ठीक है, तो उस सेंस में ये मोस्ट रिलेवेंट मॉक टेस्ट है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पैरेलल बीम ऑफ यूनिफॉर्म मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना हैज अ इंटेंसिटी इतना। ठीक है, तो आपको इंटेंसिटी दे दिया है, वेवलेंथ दे दिया है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ दिस रेडिएशन। ठीक है, ओके। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो एनर्जी होता है, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी है ना। और दूसरी बात है इंटेंसिटी जो होता है वो होता है एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा तो U बाय आई इक्वल टू V बाय सी। यू एनर्जी है, V वॉल्यूम है, इंटेंसिटी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना। अब जो एनर्जी होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। तो एनर्जी हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। ठीक है, वॉल्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से आपको, जिनको फॉर्मूला डायरेक्टली पता है तो अच्छी बात है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहता तो मैं ड्राइव कर लेता हूँ। ठीक है, आपको याद है तो ये है फॉर्मूला। तो इंटेंसिटी इंटू वॉल्यूम, स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है ना। अब वेवलेंथ पता है तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन आप निकाल सकते हो। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन हो जाएगा 12420 डिवाइडेड बाई 26 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ई के फॉर्म में लिख देता हूँ मैं। कौन तो 4.7 ई है तो उसको यहाँ लिख दो। ओके, आई की वैल्यू है 100। 100 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा 10⁻⁹। ठीक है, और डिवाइडेड बाय सी, 3 इंटू 10⁸ इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन जो कि है 4.7 इंटू ई। अब ई हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, मुझे इसको कैलकुलेट करना है ना। तो 10⁻⁹, 10, 10 तो 12, ऊपर में हो गया 10⁻12 डिवाइडेड बाय, और डिवाइडेड 10⁸ यानी 10⁻4। ठीक है, तो ये सब गया गया। और बाय है 3, 4.7, 1.6 डिवाइडेड बाय 22.5, तो 0.0444। तो 0.0444, तो दिस इंटू 0.0444, तो इंटू 10⁻4 है मतलब 444। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 444 के आसपास है, 442 है ना। कैलकुलेशन था और आपको ये पता है तब तो उतना नहीं है, मेरे को तो ये डिराइव करने में भी लग गया होगा 30-40 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में, in the following circuit if d1 and d2 are ideal diodes then the value of the current i1 and i2 respectively। ठीक है, तो अननोन रेजिस्टेंस का, कंसिडर द अननोन रेजिस्टेंस टू हैव एनी नॉन जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको दिया नहीं है। ठीक है, तो ये करंट कैसे जाएगा ऐसे, यहाँ यहाँ, अरे तो ये तो रेजिस्टेंस लेस बात है ना। ठीक है, तो पॉइंट देखो अब यहाँ पे कैसे लॉजिक होगा। ये जो पॉइंट है, ठीक है, करंट तो यहाँ से इस पॉइंट पे एंटर करेगा, इस पोर्शन ऑफ द सर्किट को, और इस पॉइंट से लीव करेगा है ना। यहाँ पे एंटर करेगा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, अल्टीमेटली फिर यहाँ पे रीजॉइन होकर वापस से बैटरी में चल जाएगा। बैटरी से निकला, यहाँ के रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ कुछ कुछ, फिर वापस यहाँ मिलके वापस चला जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए अगर कोई रेजिस्टेंस लेस पाथ हो, ऐसा पाथ जिसका रेजिस्टेंस जीरो, तो पूरा पूरा करंट वैसे चला जाएगा। तो ये तो डायोड तो आइडियल है। तो देखो ये रेजिस्टेंस लेस पाथ है तो इसको बाईपास कर जाएगा, तो इस रेजिस्टेंस कोई काम नहीं, इसको भूल जाओ। वैसे इस रेजिस्टेंस कोई काम नहीं, पूरा का पूरा करंट ऐसे चला गया। ठीक है, पूरा का पूरा करंट ऐसा चला गया, तो I1 की वैल्यू ज़ीरो है ना। दूसरा क्या पूछा था, I2। I2 क्या है, तो वही इस पाथ के लिए। अब देखो यहाँ पे लूप लगाओ, 10 बाय इस पूरे पाथ का रेजिस्टेंस कितना है, 2। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय पूरे पाथ का रेजिस्टेंस तो 10/2 5, तो ये 5 हो जाएगा। तो I1 0, I2 5। ठीक है, 5 मिली में के किलो में है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 क्वांटिटीज ए बी सी दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन आर। ठीक है, तो ए का परसेंटेज एरर निकालो। तो 0.005 डिवाइडेड बाई 2,
ठीक है, ये फ्रैक्शनल एरर इन ए, अब ए की पावर 1 है तो 1 रहने दो, फ्रैक्शनल एरर इन बी है 0.001 डिवाइडेड 1। अब पी का पावर 2 में आएगा ना, चाहे -2 या +2 2 में आएगा, तो ये 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये 2, ठीक है ना। और सी में तो 3 आएगा, तो 3 टाइम्स सी के लिए है 0.01 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो फ्रैक्शनल एरर इन आर मिल जाएगा, तो इस सबको ऐड करते हैं, तो ये तो 1 है ना, तो ठीक है, ये 0.005 5025 हो जाएगा, ठीक है। ये पहले वाले का आ गया, दूसरे वाले का 0.002, और तीसरे वाले का 0.3/4 35 0.0075, ठीक है। इन सबको ऐड करें तो 75 और 25 मिलके 1 हो जाएगा, तो 0.003, तो 0 पॉइंट, अबे कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं क्या किया, परसेंटेज एरर, तो 0.3 आ जाएगा मैक्सिमम, ठीक है ना। ओके, ये सभी मैंने फ्रैक्शनल एरर निकाला, तो परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो 0.005 डिवाइडेड बाई 2, 100 से मल्टीप्लाई कर भी देते हैं, चलो शुरू से ही कर देंगे, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.25, ठीक है। बी के लिए, बी की पावर 2 है ना, हाँ, बी की पावर 2 है, तो यहाँ 2, तो दिस डिवाइडेड बाई 1, तो 0.01 इंटू 2, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो 0.2, क्योंकि परसेंटेज एरर निकाला तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो मैं पहले भी किया था लेकिन नहीं आया, तो सोच रहा हूँ कहीं को कैलकुलेशन मिस्टेक हो, दूसरे से कर ले रहे। तो सी में 0.01 डिवाइडेड बाई 4 और सी की पावर 3 है, तो 3 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 4, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गया, तो 3/4 मतलब 0.75। ओके, कुछ ये जीरो का आता बदली हुआ है, तो 5 5 10, 7 6 11 1 12 का 2, 1.2। ओके, हाँ, कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ होगा तब, ठीक है, तो 1.2% आ रहा है ना, सेम ही आएगा दूसरे तरीके से भी। तो पहला तरीका से मेरा कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन एरर हो गया, इसलिए नहीं आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में एन इंडक्टेंस एल, कैपेसिटेंस सी एंड रेजिस्टेंस आर मे बी कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ आर सी, आर एल एंड एल सी इन सीरीज, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनको यूज़ करके आप या तो आरसी सर्किट बना सकते हो, या आरएल या एलसी, ठीक है, और सब कंपोनेंट सीरीज में ही है, तो आरसी सर्किट में आर और सी सीरीज में, आरएल में आर और एल सीरीज में, एल और सी में एल और सी सीरीज में, ठीक है। अगर एक्सएल और एक्सी इक्वल है तो पावर ड्रॉन बाय द एवरेज पावर ही होगा, एवरेज पावर ही होता है, नहीं तो अदरवाइज पावर तो टाइम पे डिपेंडेंट होता है ना। एवरेज पावर ड्रॉन बाय द 3 कॉम्बिनेशन और P1 P2 P3 रिस्पेक्टिवली, तो क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो जो एवरेज पावर होता है वो तो है एक्सप्रेशन में वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये होता है, ठीक है। अब ये आई आर एम एस क्या होता है, वी आर एम एस बाय जेड, ये होता है वी आर एम एस बाय जेड, तो बेसिकली वी आर एम एस स्क्वायर बाय जेड इंटू कॉस फाई। अब ये तो हर केस में सेम है क्योंकि सबको सेम सोर्स में कनेक्ट किए, तो ये हर केस में सेम है, ठीक है। तो ये कॉस फाई बाय जेड, जब रेशियो लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बस इसके रेलिवेंट है। और कॉस फाई क्या होता है, आर बाय जेड, ठीक है, तो आर बाय जेड का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स ई माइनस एक्स एल स्क्वायर। तो ये आपको कंपेयर करना है तीन किस्म, ठीक है ना। आरसी सर्किट के लिए आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आरसी सर्किट के लिए ये हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय, अब आरसी सर्किट में एल तो नहीं है तो एक्सएल वाला टर्म जीरो, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। आर एल सर्किट के लिए आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस, आर एल सर्किट में सी गायब है तो एक्स वाला टर्म नहीं रहेगा, बस एक्सएल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। और एलसी सर्किट के लिए तो आर जीरो है तो जीरो, ठीक है ना। वैसे ये 0/0 फॉर्म में आएगा, तो आप उतना डिटेल में जाना चाहते हो तो, लेकिन पॉइंट क्या है, अगर रेजिस्टेंस है ही नहीं तो एक साइकिल में एल के अक्रॉस भी पावर जीरो होता है, सी के अक्रॉस भी जीरो होता है, तो ठीक है ना, जितना ये हाफ ऑफ द साइकिल में ये पॉजिटिव पावर होता है, हाफ साइकिल में नेगेटिव पावर होता है, एंड सो ऑन, तो सबसे आपको पहले से पता है आर जीरो, ठीक है ना, वो हो गया। अब एक्सी और एक्सएल दोनों सेम है, एक्सी और एक्सएल दोनों सेम है, तो ये दोनों इक्वल है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो P3 तो जीरो है, P1 P2 नॉन जीरो है और इक्वल है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, फर्स्ट और सेकंड केस का ये वाला वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो P1 P2 इक्वल है एंड बोथ आर ग्रेटर देन P3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में द वॉल्यूम ऑफ ए क्लोज्ड
vessel A is twice the volume of another closed vessel V, ठीक है, VA equal to twice of VB and both of them are filled with the same gas, ठीक है, twice volume में same gas है. If the gas A is at twice the temperature and twice the pressure, then ratio of number of molecules, ठीक है, तो PV equal to nRT लगाओ, ठीक है. अब वॉल्यूम डबल है, प्रेशर डबल है और टेम्परेचर भी डबल है, बाकी सब तो यहाँ पे खाली एन ए कांस्टेंट है, बेसिकली एन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर ही नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, तो एन प्रोपोर्शनल टू पी वी बाई टी, ठीक है. अब ए और बी का रेशियो जब निकालेंगे एन ए बाई एन बी तो हो जाएगा पी ए बाई पी बी, तो प्रेशर डबल है, वी ए बाई वी बी वॉल्यूम भी डबल है और टी ए बाई टी बी टेम्परेचर भी डबल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो हो जाएगा 2, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज दिस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वेयर स्पीड इज दिस एक्स, ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जहाँ पे स्पीड इतना है, ओके. तो ये जो स्पीड है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का स्क्वायर हो तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है. तो स्पीड का स्क्वायर करेंगे तो 50 स्क्वायर पाई स्क्वायर है ना. ओमेगा तो यहाँ पे 10 पाई है, तो 10 स्क्वायर पाई स्क्वायर, 10 स्क्वायर पाई स्क्वायर ना, 10 पाई ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना. तो 10 पाई 50 पाई बाई 10 पाई 5, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 75, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस इतना, ठीक है ना. तो एक्स का दो वैल्यू है, एक प्लस √75, एक माइनस √75, दोनों बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा इतना. जैसे एक्स इक्वल टू +10 और -10 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 20, तो इसका, ठीक है ना. अब ये हो जाएगा 80 80 64, 8.5 का डबल 17 के आसपास, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 में अ सेक्शन ऑफ ए फिक्स्ड स्मूथ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है. ये जो सेक्शन दिया गया है वॉल के पैरेलल है, इज शोन इन द फिगर. अब ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेस पॉइंट बी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ट्राइक्ट्री जस्ट आफ्टर लिविंग द ट्रैक एट बी. तो बी से निकलने के, बी वाले पॉइंट को छोड़ने के जस्ट बाद बॉल का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ठीक है, ट्राइक्ट्री का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ठीक है. तो पहले हम लोग का एम क्या रहेगा, तो एम देख लो. अगर बी पॉइंट पे मुझे बॉल का स्पीड पता है, बी पॉइंट पे पता होगा तो बी के जस्ट बाद भी ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा. तो बी पॉइंट पे बॉल का स्पीड अगर मुझे पता है और बी पॉइंट पे याद रखना हो हवा में है तो एक्सेलेरेशन तो जी डाउनवर्ड है, ठीक है. पॉइंट बी पे एक्सेलेरेशन क्या है, हवा में तो फ्री फॉल में, मतलब एक्सेलेरेशन क्या है, जी डाउनवर्ड, ठीक है ना. तो आपको क्या करना है, आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय ए सी, ठीक है. सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन मतलब एक्सेलेरेशन कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऐसा है, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लो एक्सेलेरेशन का, ठीक है. अभी 37 है तो ये जी कॉस 37, तो ए सी तो है जी कॉस 37, ठीक है. ये जी है, 37 देख लो 37, तो ये रेडियस, ये वाला इसको एक्सटेंड करो, ठीक है, क्योंकि पॉइंट बी पे ये बना रहे हो, समझ लो, है ना, ठीक है. तो ए सी है जी, तो यहाँ पे अगर मैं दूसरे कलर से लिखूँ तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी डिवाइडेड बाय जी कॉस 37, ये आंसर है. तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी निकालना है ना. अब उसके लिए तो यहाँ रेस से आप छोड़े हो, तो रेस से यहाँ तक में कितना हाइट का फ़र्क है वो पता कर लो, तो यही मैं डायग्राम में दिखाया तो मैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे इस पॉइंट का हाइट, पॉइंट ए का जो है ये है, हो जाएगा r cos 53, r cos 53, और ये हो जाएगा r cos 37, ठीक है ना. तो ये हाइट हो जाएगा r cos 37 माइनस r cos 53, ठीक है. तो h क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ के बीच, क्योंकि स्मूथ है ना तो आप मैकेनिकल कंडीशन लगाओ, रेस से स्टार्ट कर रहा है तो h हाइट उतरने के बाद स्पीड हो जाएगा √2gh, ठीक है. तो वी स्क्वायर कर दिए, √2gh रखेंगे, मतलब स्क्वायर हो जाएगा तो 2gh, h हो जाएगा ये हाइट डिफरेंस, तो ये हाइट डिफरेंस ए का हाइट और बी का हाइट, अरे मैं उल्टा कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर दिया मैं यहाँ पे, थोड़ा समझा के दे करते हैं. तो ए का हाइट ये है, ये लेवल है, बी का इतना है ना. हाँ, तो मतलब डायग्राम थोड़ा गलत बन गया था, बाकी बोल सही रहा था. r cos 53
और आर कॉस 37, तो एच हो जाएगा आर कॉस 37 माइनस आर कॉस 53। ठीक है, ये आँख से तो आँख फट जाएगा, तो इतना, तो जी से जी कट गया, 2 इंटू आर कॉस 37 4/5, कॉस 53 3/5, यानी 1/5, डिवाइड बाय कॉस 37 4/5, तो 5 कट गया, r/2, तो r/2 आंसर है आपका। रेडियस ओके, वो दिया हुआ नहीं है तो इसी के फॉर्म में r/2 ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आई बात। जस्ट आफ्टर लिविंग पॉइंट भी मतलब वो फ्री फॉल में एक्सेशन होता है जी डाउनवर्ड, लेकिन बी जस्ट छोड़ा है अभी, तो आप मान सकते हो ऑलमोस्ट बी पे ही है, ऑलमोस्ट बी पे है, तो आप ये सब रेडियस वेडियस को एक्सटेंड कर दो तो आपको वर्टिकल और नॉर्मल के बीच का, नॉर्मल मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाले के बीच का एंगल मिल जाएगा, तो फिर इसी को सेंटीपिटल एक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में एक कलर बेस्ड है, हाँ। ए रियल इन्वर्टेड इमेज इन ए कॉनकेव मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, रियल इन्वर्टेड इमेज है, तो अगर आपको रियल इमेज चाहिए तो अगर मैं ये कनकेव मिरर ड्रॉ करूँ, ठीक है, चलो मैं उल्टा ड्रॉ करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बस मेरे को लग रहा है मुझे समझाना आसान लगेगा, सब पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा ना, इसलिए आप सेम चीज़ उल्टा के लिए मतलब दूसरे के लिए भी कर सकते हो, तो इसका फोकस है मान लो। ठीक है, अब अगर आपको रियल इन्वर्टेड इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट तो इधर कहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट वही इन्फिनिटी तक में कहीं भी हो सकता है, यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक में। ठीक है, तभी रियल इमेज हो जाएगा, फोकस किधर आ जाएगा तब वर्चुअल इमेज बनता है ना, तो ऑब्जेक्ट शुड बी लाइंग एनीवेयर फ्रॉम बिटवीन फोकस एंड इन्फिनिटी। ठीक है, ओके, तो रियल इन्वर्टेड इमेज तब बन जाएगा, तो यू की वैल्यू है ना, अब मैं राइट को पॉजिटिव ले लेता हूँ, अगर अगर मैं राइट को पॉजिटिव लूँगा तो यू कैन लाई बिटवीन ये एफ, ठीक है ना, एफ को बराबर मानना है तो मान लो, और इन्फिनिटी। ठीक है, ओके, यू यहाँ से यहाँ के बीच में हो सकता है ना। अब अगर मैं राइट को पॉजिटिव लिया हूँ, ठीक है, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, क्योंकि इसका स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव साइड में गिरेगा, तो फोकस भी पॉजिटिव, ठीक है ना, एफ भी पॉजिटिव है ना। ओके, आपको नेगेटिव मानोगे राइट को तो दोनों नेगेटिव आएगा, एफ भी नेगेटिव आएगा, यू भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, तो यू बाय एफ की बात करूँ मैं, तो यू बाय एफ, क्योंकि एफ पॉजिटिव है, मैंने राइट को पॉजिटिव लिया है तो एफ भी पॉजिटिव हो गया, तो ये ठीक है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कन्वेंशन कैसा लो, ये मत सोचना कि आपके टीचर ने आपको अगर उल्टा बताया, मतलब उल्टा वो गलत नहीं बताया, लेकिन अगर वैसे बताया तो ये मत सोचना मैं गलत कर रहा हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, साइन कन्वेंशन आप पे डिपेंड करता है ना। वो एक रूल, अधिकतर लोग कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेते हैं, उसके अपोजिट नेगेटिव लेते हैं, लेकिन आप उसका उल्टा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, तो यू बाय एफ 1/1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो यू बाय एफ मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ तो माइनस दिख रहा है यहाँ, तो बस यही ऑप्शन है, ऑप्शन ये। ठीक है, देख लो ना यू बाय एफ, अब देखो ग्राफ जो है 1 के लेफ्ट में नहीं जाएगा बेसिकली, ठीक है ना, एक्स वाला पार्ट जो है 1 से इन्फिनिटी के बीच में ही ग्राफ आ सकता है, तो एक्स लेस देन 1 के लिए ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, एक्स लेस देन 1 के लिए ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में a proton, a deuteron and an alpha particle with the same kinetic energy enter a uniform magnetic field moving at right angle, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे। रेशियो ऑफ रेडियस क्या होगा, तो रेडियस होता है एम वी बाई क्यू बी, एम वी मतलब √2m k बाई क्यू बी। ठीक है, के है काइनेटिक एनर्जी है ना, सेम काइनेटिक एनर्जी बोल दिया है, ठीक है, और सेम फील्ड भी है, तो ये √m/, चार्ज। ठीक है, अब इन तीनों का चार्ज अलग अलग होता है, ठीक है ना, तो अब इसका रेशियो बस निकाल लो, तो प्रोटॉन के लिए मास अगर m ले, चार्ज की वैल्यू e, ड्यूट्रॉन का मास 2m, चार्ज की वैल्यू e, क्योंकि उसमें भी एक ही प्रोटॉन होता है ड्यूट्रॉन के अंदर भी, और अल्फा पार्टिकल में दो होता है, लेकिन मास इसका 4 गुना होता है ना, तो इनका रेशियो निकालेंगे तो √1:, ये √2 और /1, तो 1/√2 1, 1/√2 1, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है द टू एंड्स ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ एल, ठीक है, ये ठीक है, ये दोनों एंड का टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी वैरी कर रहा है ऐसे,
टी इज द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द रॉड ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट, ठीक है। ओके, तो आपको पता है आई होता है के ए डी टी बाय डी एक्स विथ ए माइनस साइन, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे के की वैल्यू दी गई है ए इंटू टी, तो के के बदले दिया हुआ है माइनस, मतलब माइनस साइन लिख दिया, के बदले ए इंटू टी, ए डी टी बाय डी एक्स इंटू आई। अब क्योंकि सीरीज में है तो आई तो हर जगह सेम होगा, तो दिस शुड बी सेम फॉर एवरी पॉइंट, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो इंटीग्रेट करके आई हर जगह सेम है, तो आई को कांस्टेंट रखते हैं ना, तो बेसिकली ये कांस्टेंट आना चाहिए, यानी टी डी टी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आना चाहिए, है ना। ओके, तो बेसिकली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस ए टी ए इंटीग्रेशन ऑफ, ओके टी को अंदर लेना था, माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, ठीक है। ओके, अब ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, ठीक है ना, ये है ना। अब इसको यूज़ करना है हमें, ठीक है। ओके, अब एक तो हमें पता है कि अगर मैं x इक्वल टू ज़ीरो, इसको मैं x इक्वल टू ज़ीरो बोलूँ तो ये हो जाएगा x इक्वल टू एल। अगर x इक्वल टू ज़ीरो से l वाला लिमिट पुट करो इसमें, तो अगर इसको मैं ज़ीरो से l तक इंटीग्रेट करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में l आ जाएगा, ठीक है। और उस तरफ आ जाएगा प्रोपोर्शनल, मतलब कांस्टेंट डाल देंगे, कुछ भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c मान लो, ठीक है। लेफ्ट से राइट, तो फोर टी नॉट से टी नॉट तक इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर बाय टू, तो फोर टी नॉट का हो जाएगा 16 - 1 15 टी नॉट स्क्वायर बाय टू, ऐसा आ गया, ये एक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना। लिमिट ऐसा पुट किया हम लोग, है ना। अब बोला टेम्परेचर एट द सेंटर, सेंटर मतलब x इक्वल टू जीरो से लेके x इक्वल टू एल बाई टू, या एल बाई टू से एल तक जैसा करना है करो, तो मैं जीरो से एल बाई टू तक कर रहा हूँ। तो जीरो पे टेम्परेचर पता है, एल बाई टू का पता करना है, तो x इक्वल टू एल बाई टू पे टेम्परेचर मान लो t है, ठीक है। तो एल बाई टू इक्वल टू, फिर से सेम कॉन्स्टेंट आएगा, है ना, ऑफकोर्स, नहीं तो आप पूरा लिखना है तो पूरा लिखो। अब यहाँ मैं फोर टी नॉट से टी तक कर रहा हूँ, फोर टी नॉट से टी तक, ठीक है, फोर टी नॉट से टी तक। और यहाँ पे ध्यान देना, मैंने माइनस से नहीं लिखा था तो यहाँ भी नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है तो लिख दो। तो अगर किसी को डाउट हो रहा होगा तो फोर टी नॉट से टी नॉट तक माइनस से नहीं लिखा, तो चलो सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो फोर टी नॉट से ए तक तो इंटीग्रेट करेंगे तो 16 टी नॉट स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाय, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, क्योंकि मुझे सी नहीं चाहिए ना, तो इनका रेशियो ले लेते हैं, तो थोड़ा जगह क्रिएट करते हैं। तो जब आप दिस बाय दिस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में टू आ जाएगा, माइनस सी बाई टू, माइनस सी बाई टू कैंसल, और 15 टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 टी नॉट स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा 7.5, 16 माइनस 7.5 टी नॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी की वैल्यू। तो 16 - 15/2, तो 32 - 15 विच इज़ 17, तो 17/2 टी नॉट, ठीक है। ऑप्शन डी, है ना। अगर मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो कमेंट मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 11 में, अ लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑफ रेडियस ए कोएलेस, मतलब कंबाइन हो रहे टू फॉर्म अ सिंगल स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस बी। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन सबको पता है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स अगर n है तो n स्मॉल ड्रॉप्स का टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वन लार्ज ड्रॉप का वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू बी बाय ए क्यूब, नंबर ऑफ ड्रॉप्स सबको मिल गया, ठीक है। द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस इज कन्वर्टेड, ओके। अब सरफेस एरिया तो ज़्यादा छोटे नंबर ऑफ ड्रॉप्स का होगा, मतलब एक छोटे ड्रॉप का एरिया कम होगा लेकिन एन ड्रॉप्स का एरिया ज़्यादा, तभी तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। तो एनर्जी रिलीज हो जाएगा छोटे ड्रॉप्स का टोटल सरफेस एरिया इंटू एस इनिशियल एनर्जी माइनस बड़े ड्रॉप का सरफेस एरिया इंटू एस फाइनल एनर्जी का डिफरेंस। एनर्जी रिलीज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप हो जाएगा हाफ मास ऑफ बिग ड्रॉप, मास ऑफ बिग ड्रॉप हो जाएगा डेंसिटी ऑफ बिग ड्रॉप इंटू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, तो हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप ये कहाँ से आया, ये आया जब ये छोटे ड्रॉप्स मिलकर बड़े ड्रॉप बनाए तो उसमें जो एनर्जी रिलीज हुआ, तो एनर्जी सरफेस टेंशन वाला जो होता है सरफेस एनर्जी वो, ठीक है ना। तो सरफेस एनर्जी हो जाएगा इनिशियल कितना था छोटे ड्रॉप्स का हो जाएगा, एक छोटे ड्रॉप का सरफेस एरिया इतना होता है,
एन का इतना हो जाएगा इंटू सरफेस टेंशन माइनस एक बड़े, चूँकि यहाँ स्मॉल ए होगा, गलती किया मैं, छोटे ड्रॉप का तो ए था ना, मैंने बी लिख दिया गलती से। हाँ, अब बड़े ड्रॉप के लिए 4π b², एक ही ड्रॉप है बड़ा ड्रॉप, इंटू एस। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज्ड, सरफेस एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये क्वेश्चन ने बोल दिया। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बिग ड्रॉप मतलब वी की वैल्यू पूछेगी, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या क्या कॉमन है, 4πs a² n की वैल्यू है b³ a³ माइनस 4πs b²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4πs b³ a माइनस b²। ठीक है, तो b² कॉमन ले लो, तो 4πs b², तो b/a-1, तो इतना। ठीक है, ये है इसके बराबर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा जगह बनाता हूँ, इसी को रब कर लेते हैं। तो ये दोनों इक्वल है ना, तो 4π काट दो, b³ b² काट दो। ठीक है, तो हाँ ठीक है, b नीचे आ जाएगा, b नीचे लेते हो और 6 ऊपर चला जाएगा, 6 ऊपर चले जाओ, बाय रो नीचे आ जाएगा, रो नीचे आ जाओ, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 6 वाला चीज़ आना चाहिए, 6 वाला यहाँ पे है, बाय रो और बी ए, हाँ ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में ये दिया हुआ डायग्राम, सब सरफेस स्मूथ है, बोलना चाहिए था। ठीक है, मान लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए वंस रिलीज। ठीक है, अब यहाँ पे कंस्टेंट्स आपको पता है, बी जितना राइट शिफ्ट होगा ए को तो उतना ही राइट शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, साथ में बी जितना राइट शिफ्ट होगा पुली भी उतना राइट शिफ्ट होगा, तो ये जो पुली का सेंटर है ए से जा रहा है, मतलब इधर का लेंथ जो है ए से घट रहा है, तो इधर का ए से बढ़ना चाहिए। तो कंस्टेंट्स आपने पता कर लिया। ठीक है ना, तो यहाँ कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना है, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा, स्ट्रिंग का लंबाई कांस्टेंट रखना है। तो ये यहाँ जितने रेट से घटेगा, आप ए अगर राइट की तरफ जाएगा तो ये भी राइट की तरफ, मतलब ये अगर राइट की तरफ जाएगा तो पुली राइट की तरफ जाएगा, तो ये लेंथ घटेगा, तो इसको बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दो ही सेगमेंट है ना, तो ये जितने से घटेगा इतने से बढ़ेगा। तो एक एक्सेशन ऐसा है। ठीक है, अब इसमें हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखूं तो टेंशन आएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिस्टम ले रहा हूँ। तो इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, टेंशन। तो टेंशन इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्लस इसका मास इंटू इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। तो टी इक्वल टू 2m है। ठीक है ना, हमें ए चाहिए, यानी टी पता करना है। अब इसका वर्टिकल एक्सेलरेशन लिखते हैं, छोटे वाले ब्लॉक का वर्टिकल, तो छोटे वाले ब्लॉक में वर्टिकल डायरेक्शन में है mg डाउनवर्ड माइनस टी अपवर्ड इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू तो आपको पता है 2m है, तो टी की वैल्यू 2m पुट करें तो 3m है, तो ए की वैल्यू g/3, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा g/3 आई कैप माइनस g/3 जे कैप। ठीक है, ऑप्शन सी है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में अ वायर इलोंगेट्स बाय इतना व्हेन ए लोड w इज हंग फ्रॉम इट इफ द वायर गोज ओवर अ पुली एंड टू वेट्स आर हंग। ठीक है, अरे भाई तुम एक वायर में एक w हैंग करो, या उसी वायर को एक पुली से बांध दो, सेम वायर, ये सेम वायर, सेम वायर में दोनों तरफ हैंग कर दो। भाई टेंशन तो सेम है ना, यहाँ पे भी टेंशन पूछूंगा तो W, यहाँ पे भी टेंशन पूछूंगा तो W। तो जब टेंशन सेम है तो एक्सटेंशन भी तो सेम ही होगा ना। यहाँ पे भी पूरे वायर में हर पॉइंट में टेंशन T था, यहाँ भी पूरे वायर में हर पॉइंट में टेंशन T है, तो वायर के तो हर पॉइंट में टेंशन C है, दोनों T है दोनों केस में, तो वायर इज अंडर द सेम स्ट्रेस। तो सेम वायर है, सेम स्ट्रेस है, हर चीज़ सेम है, तो इलोंगेशन भी सेम आएगा। तो इलोंगेशन पहले x था, बाद में भी x आएगा। ठीक है, 14th में a geostationary satellite orbiting the earth at a height of 6 r above the surface of earth, r being the radius, the time period of another satellite at a height of इतना। ठीक है, अब टाइम पीरियड होता है ऑर्बिट का रेडियस की पावर 3/2, तो टाइम पीरियड होता है ऑर्बिट का रेडियस को मैं एक्स से नोट करूँ तो एक्स की पावर 3/2। ठीक है ना,
ओके, तो टाइम पीरियड 2.5 आवर वाले केस के लिए, तो सेकंड केस का टाइम पीरियड डिवाइडेड फर्स्ट केस का टाइम पीरियड, सेकंड केस का ऑर्बिट का रेडियस डिवाइडेड फर्स्ट केस का ऑर्बिट का रेडियस का पावर 3/2। अब सेकंड केस जो है इतने हाइट पे है, तो अर्थ के सेंटर से कितनी दूर पे होगा? अर्थ का सेंटर खुद सरफेस आर नीचे है, तो आर प्लस 2.5 मतलब 3.5 आर। और जो पहला वाला सेटेलाइट था ये 6 आर हाइट पे है, मतलब सेंटर से 6 आर प्लस आर 7 आर। ठीक है, तो 1/2 की पावर 3/2, तो 1/√2√2 ठीक है, तो T2 इज T1/2√2। अब जियो स्टेशनरी है, मतलब टाइम पीरियड 24 आवर्स। जियो स्टेशनरी का मतलब ही होता है जिसका रोटेशनल स्पीड अर्थ के रोटेशनल स्पीड के बराबर हो, ठीक है ना, टाइम पीरियड दोनों का सेम हो, तो 12/√2 यानी 6√2। ठीक है, ऑप्शन ए। 15th में, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 मिलीमीटर इज प्लेस एट अ डिस्टेंस इतना। ठीक है, मिरर की बात हो रही है तो मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन होता है एफ-यू। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है ये। ठीक है, तो मैं आपका मन, आप फोकल लेंथ क्या लेना चाहते हो, तो मैं ऐसा, तो मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, आपको नेगेटिव लेना तो लो, या अधिकतर लोग शायद पॉजिटिव ही लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। ठीक है, तो बेसिकली दोनों अपोजिट साइन के आएंगे। तो एफ की वैल्यू मैं प्लस, इसका देखो सेंटर ऑफ में राइट को पॉजिटिव या रे के हिसाब से भी सोचे तो जैसे लेने लो, तो एफ की वैल्यू 20 + 20, लेकिन ऑब्जेक्ट को तो आपको इधर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बोल दिया है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो यू नेगेटिव हो जाएगा, तो यू एट डिस्टेंस ऑफ 20 - 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो मैग्नीफिकेशन इतना आ गया, तो मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2, तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा 1 मिलीमीटर। ठीक है, 1। आप इसको बिना कुछ किए भी कर सकते थे, आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जाता है एज रियर व्यू मिरर, क्यों? क्योंकि वो डिमिनिश्ड अपराइट इमेज बनाता है, तो 2 मिलीमीटर से छोटा इमेज ही बनना चाहिए, 2 से छोटा ऑप्शन बस यही है, तो यही आंसर होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है ना, तो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही बनाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, 16th में ये दे दिया है, आपको बोला गया है गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, यानी इसमें कोई करंट नहीं है। इसमें कोई करंट नहीं है मतलब इन दोनों पॉइंट का सेम पोटेंशियल है, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके बराबर है। ठीक है, ओके, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का ही 2 वोल्ट है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। ठीक है, पॉइंट क्या है, इसमें कोई करंट नहीं है, तो बेसिकली पूरा का पूरा करंट ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें अगर कुछ करंट रहा तो इसमें जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना, तो जो पूरा करंट है ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ओके, इसी में करंट घूम रहा है, तो कितना करंट घूम रहा होगा, तो आई की वैल्यू, तो आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस 500 प्लस आर इज इक्वल टू ई एम एफ होना चाहिए 12 वोल्ट। ठीक है, और आपको पता है ये 2 वोल्ट में भी 2 वोल्ट इज इक्वल टू 2 वोल्ट आई इंटू आर। ठीक है, इन यहाँ से यहाँ के बीच में ओम्स लॉ लगाओ ना, यहाँ से यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि जंक्शन लॉ। ठीक है, जैसे सोचने सोचो, तो इन दोनों पॉइंट का सेम पोटेंशियल है, ये दोनों पॉइंट का सेम पोटेंशियल है, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल में 2 वोल्ट है, तो इन दोनों का भी 2 वोल्ट होगा। ठीक है ना, तो आई इंटू आर 2 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। अब यही आई तो यहाँ भी फ्लो होगा, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं है, तो यही आई घूम के ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो आई इंटू आर मस्ट बी इक्वल टू 2। तो आपसे क्या पूछा गया है, वैल्यू ऑफ आर, तो इस दोनों को रेशियो ले लो, आई कैंसल, तो 500 प्लस आर इक्वल टू 6 आर, तो आर की वैल्यू 100। ठीक है, ऑप्शन बी। 17th में, इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स इज गिवन बाय दिस। टी है टाइम इन सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी, अब यू इनिशियल वेलोसिटी हो जरूरी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी मतलब कुछ नहीं बोला गया, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब टी इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है, तो पहले पोजीशन, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करें अगर, तो u प्लस 2 अल्फा t - 2 मिलेगा, तो ये हो गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसका वैल्यू टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे पुट करोगे तो u नहीं आएगा, टी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो u -4 अल्फा आएगा। ठीक है ना, तो u -4 अल्फा हो तो तभी सही होता है इनिशियल वेलोसिटी। एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज अल्फा, गलत। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो a मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है गायब, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा, तो एक्सीलरेशन है 2 अल्फा, तो ये भी गलत, एक्सेशन इज 2 अल्फा सही। एट टी इक्वल टू, तो पार्टिकल इज ओरिजिन, टी इक्वल टू पुट करेंगे तो 0 0, तो पार्टिकल एट ओरिजिन सही है, तो सी और डी सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, 18th में, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस इज टेकिंग थ्रू द प्रोसेस अलोंग द कर्व। ठीक है, हीट एब्सॉर्ब पूछा गया है, तो पी टी
की पावर -2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब टेम्परेचर पी वी इक्वल टू एन आर टी सोचे तो टेम्परेचर क्या होता है पी वी बाय एन आर, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो जाएगा पी वी बाय एन आर, है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट ही रहता है यूजुअली, तो पी पी की पावर -2 वी की पावर -2 यानी पी की पावर -1 वी की पावर -2 इक्वल टू कांस्टेंट, यानी पी वी 2 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ओके, तो आपको पता है वर्क डन पी वी की पावर समथिंग इक्वल टू कांस्टेंट के लिए वर्क डन क्या होता है एन आर डेल्टा टी 1 माइनस दिस थिंग, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एन आर डेल्टा टी। अब डेल्टा टी ए से बी के लिए डेल्टा टी कितना है, बी पे टेम्परेचर है 2 T0, ए पे T0, तो डेल्टा टी हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल यानी T0, तो डेल्टा टी T0 है, तो ये एन आर T0 माइनस एन आर T0, तो वर्क डन तो ए से बी के बीच में आपने निकाल लिया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया था हीट पूछा था ना, हाँ, तो डेल्टा यू निकाल लेते हैं। अब डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी, एन नंबर ऑफ मोल्स 1, सी वी मोनोटॉमिक है तो 3r/2, डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल फिर से T0, ठीक है। एन तो 1 है तो एन को यहाँ 1 रखो, तो वर्क डन है -r T0 और ये है 1.5 r T0, तो दोनों को सम करेंगे तो क्यू मिल जाएगा। क्यू क्या होता है डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, वर्क में है -1 और ये है 1.5 तो ये 0.5 यानी इतना ऑप्शन, ठीक है। 19th में consider a hydrogen like atom of atomic number z owing Bohr's model. It is given that the difference of n+1th Bohr's क्या बोल रहा हूँ Bohr's radius and nth Bohr radius is equal to this n-1, ठीक है। तो रेडियस होता है n² by z, तो n² by z, तो n+1th ऑर्बिट का रेडियस इतना हो जाएगा, nth का हो जाएगा इतना और n-1 का हो जाएगा इतना, ठीक है। तो ठीक है, इससे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा n में, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो a प्लस बी ए माइनस बी करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू n² p², ठीक है। यह ज़्यादा अच्छा तो होता मैं इसको यहाँ लाके करूँ, मतलब कैसे भी करो, चलो इसी से कर लो, ये मैं सोचने इससे नहीं आएगा। तो n² -4n इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 4, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था n की वैल्यू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल, n तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, n इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ n स्टेट, तो एनर्जी ऑफ n स्टेट होता है z² by n², n की वैल्यू 16, तो -13.6 डिवाइड बाई 16, तो 1 से थोड़ा छोटा यानी इतना, ठीक है। ओके, यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आपको बोला गया है नॉट पॉसिबल, ठीक है, कौन सा रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ओके। तो रे, ठीक है, तो पहले नॉर्मल बनाते हैं, यहाँ पे नॉर्मल बना दो, है ना, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है कम है ना। कम जहाँ पे वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो वही तो होता है ना स्टेंस लॉ के हिसाब से, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होता है एंगल, ठीक है ना। तो ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नॉर्मल बनाए अगर, तो अब देखोगे दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों नॉर्मल के सेम साइड में, लोग नॉर्मल के डिफरेंट साइड में होते हैं ना। जब आप रिफ्रैक्शन करवाते हो ये नॉर्मल है, तो रे ऐसे है, तो कुछ ऐसे होता है ना। तो देखो एक नॉर्मल के लेफ्ट साइड में तो एक राइट साइड में, यहाँ पे देखो ये नॉर्मल के इस साइड था, उधर में रे उस साइड है, यहाँ पे तो नॉर्मल के दोनों सेम ही साइड में है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। ओके, और यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करो, तो यहाँ पे उल्टा हो गया, ज़्यादा एन है वहाँ पे ज़्यादा एंगल है, कम एन वाले में कम एंगल है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये तो स्नेल्स लॉ ही फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो बस ये आपका ऑप्शन 1 यही पॉसिबल है, बाकी पॉसिबल नहीं है। 21 में यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास m हिंज्ड अबाउट इट सेंटर इज लाइंग ऑन स्मूथ, ठीक है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, पार्टिकल ऑफ मास m u स्पीड से आके कोलाइड करके चिपक गया, तो एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, जस्ट बिफोर कोलिजन से लेके जस्ट आफ्टर कोलिजन के बीच में जो भी इम्पल्सिव है यहाँ पे वो तो मतलब इस पूरे को सिस्टम ले ले, प्लेट प्लस कोलाइडिंग पार्टिकल को, तो इसमें कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क इम्पल्सिव टॉर्क नहीं है इस छोटे से ड्यूरेशन के लिए, जस्ट बिफोर कोलिजन से लेकर जस्ट आफ्टर कोलिजन के बीच में, तो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम कंजर्व करेंगे। तो शुरू में रेस्ट पे है ना, और बाद में ये घूमने लगेगा इसके साथ, तो शुरू में एंगुलर मोमेंटम अगर निकाले, ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे
अब मैं ध्यान देना, एंगुलर मोमेंटम वगैरह सब किसी पॉइंट या लाइन के वर्ड बोला जाता है, मैं इस लाइन के वर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं इस लाइन के वर्ड इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम मैं कंजर्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम लोग देखें तो ये मतलब जो भी देखो हिंज से फोर्स लगेगा, हिंज से अगर इम्पल्सिव फोर्स लगा भी होगा तो हिंज से ही पास होगा, तो उसका टॉर्क वैसे भी जीरो है, ठीक है ना। तो मैं इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, ये तो रेस्ट पे है, तो एम वी आर, तो एम यू आर, और इसका लाइन ऑफ मोशन जो है पार्टिकल का लाइन ऑफ मोशन और इस पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर कितना है, ए के बराबर, क्योंकि टोटल टू है तो ये ए, ठीक है ना, एम वी आर। ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इसका जीरो है, कल इस पार्टिकल का आएगा, सिस्टम का इतना आएगा, ठीक है ना। आफ्टर कोलिजन तो कुछ ऐसा होगा, इसके वोटे घूमने लगेगा ओमेगा से, पार्टिकल यहाँ पे चिपक गया, ठीक है ना। तो अब एक उसका आई ओमेगा आ जाएगा, तो ये इस चीज़ का, बड़े वाले चीज़ का आई लिखते हैं, तो बड़े वाले चीज़ का आई इसके वोट कितना होता है, प्लेट का आई होता है वही 1/12 m ए स्क्वायर और 2a स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, 1/12 m एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, रेक्टेंगुलर प्लेट का अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर मतलब 5a स्क्वायर, तो 5a स्क्वायर। ये तो हो गया प्लेट का एंगुलर मोमेंटम, पॉइंट मास यहाँ चिपक गया। अब पॉइंट मास इस एक्सिस से कितनी दूरी पे है, पॉइंट मास एक्सिस इतनी दूरी पे है, ठीक है। ये हो जाएगा a/2, ये है a, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब a²/4 प्लस a² मतलब 5a²/4, तो m 5/4 a², ठीक है। तो 5/4 और 5/12 तो 15/12 यानी 20/12, तो 20/12 ma², ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यानी 4×5 = 4 5/3 आई ओमेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा, तो एम से एम कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू होगी 3u/5a, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन इक्वेट करती है, ठीक है, क्योंकि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर, ठीक है। 22 में a uniform magnetic field of इतना exists in space from east to west with what speed to the particle of mass इतना moving, ठीक है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है ईस्ट से वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट ऐसा, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। आपने चार्ज पार्टिकल को फेंकना है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंक लो इस दिशा में, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90। ओके, अब याद रखना है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा है, चार्ज पार्टिकल आप ऐसे फेंक रहे हो, ठीक है। ये ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, साउथ से नॉर्थ इस तरफ फेंक रहे हो, है ना, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इस पर जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे QV×B, ये ऊपर की तरफ लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। आप चाहते हो इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहे, मतलब एक्सेलेरेशन जीरो हो, तो mg और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि और तो कोई फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, तभी तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगा, यानी एक्सेलेरेशन जीरो रहेगा, ठीक है ना। अब ये तो हो जाएगा VLB, सॉरी VBL, QVB, सॉरी QVB, QV×B और एंगल 90 डिग्री है, तो QVB, तो QVB इक्वल टू mg, ठीक है। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं, तो स्पीड निकालना है, तो स्पीड हो जाएगा mg/qb। मास है 0.01 ग्राम, यानी 10⁻² -5 किलोग्राम, ठीक है। जी की वैल्यू 9.8, क्यू है 10⁻⁵ इंटू मैग्नेटिक फील्ड 0.2, तो ये हो जाएगा 49, ठीक है। ओके, तो 49 आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, मैंने ऐसा यूनिट में लिखा था सब, ठीक है। 23 में a particle execute as a jump between this and this, the time taken by it to go from 0 to a/2, ठीक है। तो एक सर्कल बना लेते हैं, आसान होगा, फेजर से करेंगे इसको, ठीक है। ओके, तो मान लेते हैं ये ऐसा जंप वाला पाथ है, तो ये 0 से a/2, 0 से a/2, a/2 यहाँ पे है ना, और a/2 से a तक, a/2 से a तक,
ठीक है। तो सर्कुलर मोशन वाला कुछ ऐसा घूम रहा है मान लो। तो जब एसएचएम वाला पार्टिकल यहाँ पे है तो सर्कुलर मोशन वाला यहाँ पे हो गया, एसएचएम वाला जब पार्टिकल यहाँ पे तो सर्कुलर मोशन वाला यहाँ पे हो गया, एसएचएम वाला जब यहाँ पे तो सर्कुलर मोशन वाला भी यहीं पे है, ठीक है, सर्कल से मैच कर गया ना, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन वाला जितना देर में यहाँ से यहाँ आएगा उतने देर में एसएचएम वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा जिसको बोला है T1, और सर्कुलर मोशन वाला यहाँ से जितनी देर में आएगा उतनी देर में एसएचएम वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ सर्कुलर मोशन वाला जितनी देर में आएगा उतनी देर में एसएचएम वाला यहाँ से आएगा, ठीक है ना। ओके। अब सर्कुलर मोशन वाला यहाँ से यहाँ गया है, मतलब कितना एंगल कवर किया है, एंगल कितना है, ये 60 हो जाएगा, ए कॉस 60 a/2, तो ये 30 है, तो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो 30 डिग्री कवर में जितना टाइम लगा है T1 है, और 60 डिग्री कवर में कितना टाइम लगा है T2, तो T2 विल बी ट्वाइस ऑफ T1, ठीक है ना, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, उसी का प्रोजेक्शन ऑन ए डायमीटर आपको एसएचएम देता है ना, तो ये डबल हो गया, तो T2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, तो आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो फिर एसएचएम का इक्वेशन वगैरह यूज़ कर लो, उससे ही पता कर सकते हो, ठीक है। देख लो मैं दिखाई देता हूँ, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये वाला इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, है ना। टी इक्वल टू 0 पे देख लो, ओरिजिन पे हो जाएगा आपका, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो। अब a/2 पे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ए साइन ओमेगा T1, ठीक है, और ए पे पहुँचने में ए इक्वल टू ए साइन ओमेगा T2, है ना। तो ये हाफ हो गया, तो साइन ओमेगा T1 हाफ है, तो साइन ओमेगा T1 हाफ है, यानी साइन π/6, और यहाँ पे साइन ओमेगा T2 1 है, साइन ओमेगा T2 1 है, यानी साइन 90 डिग्री, ठीक है। ओके, अब साइन साइन हटा दो, बस साइन इनवर्स ले लो दोनों तरफ, दोनों का रेशियो ले लो, तो 2 तो आ गया है यहाँ पे, ठीक है, π/6। ओके, सॉरी सॉरी, मैं एक गलती किया हूँ, ये T1 प्लस T2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि T1 T2 का मतलब अलग अलग था यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम को T2 लिया है, मैं टोटल टाइम T2 ले लिया हूँ, क्योंकि इसी क्वेश्चन के हिसाब से तो T इक्वल टू 0 से नापते हैं ना, तो T2 प्लस T1, ठीक है ना। तो T1/T1 प्लस T2, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में T1 लगा है, यहाँ से यहाँ जाने में T2 लगा है, तो यहाँ से यहाँ जाने में T1 प्लस T2, ठीक है ना, और इस इक्वेशन में टोटल टाइम लिखते हैं ना, इज इक्वल टू 3, है ना, 1/3 सॉरी। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो T1/T2 आपका फिर से 2 आ जाएगा, ठीक है, T2/T1 2 आ जाएगा। 24 में ये दिया हुआ है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस स्टेडी स्टेट, ठीक है, तो यहीं पे बना लेते हैं इसको, अच्छा कलर चूज कर लेते हैं कुछ, हाँ सपोज ये वाला ग्रीन, है ना, दिखेगा ये, ठीक है। तो अब देखो स्टेडी स्टेट में मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसको भूल जाओ, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा ना, स्टेडी स्टेट में तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, तो इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सीरीज में है ना, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए ये एक रास्ता है और ये एक रास्ता है, दोनों पैरेलल में हो गए, तो ये 3 और 3 6 और 3 6 और 3 पैरेलल में है, तो 6×3 = 18 डिवाइडेड बाई 6 + 3 9, यानी 2, यानी इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना है, 2 है, तो इस पूरे का इक्विवेलेंट है 2, और इसका तो 3 है, तो बेसिकली यहाँ से जाओगे तो यहाँ से यहाँ के बीच में टोटल रेजिस्टेंस 2 है, यहाँ से यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 5, 15/5 मतलब 3 एम्पियर करंट यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से 3 एम्पियर करंट निकल रहा है, ठीक है। अब ये 3 एम्पियर करंट यहाँ पहुँचेगा, अब यहाँ पे इस रास्ते का रेजिस्टेंस 6 ओम है और इस रास्ते का 3 ओम है, तो 1:2 में जाएगा, तो 3 को 1:2 में तोड़ेंगे तो 1 एम्पियर और 2 एम्पियर, यानी यहाँ 1 एम्पियर जा रहा है, यहाँ 2 जा रहा है, ठीक है, जो भी इसमें तो 1 एम्पियर जा रहा है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस 3 है, करंट जा रहा है 1, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 3 वोल्ट का, ठीक है। अब पोटेंशियल असाइन करते हैं, तो इसको अगर मैं 0 मानूँ तो इसको 15 मानना पड़ेगा, 15 तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 15 वोल्ट, ठीक है ना। अब करंट इन ए रेजिस्टेंस फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस 3 वोल्ट का रखना है और इसको हाई रखना है, तो ये 15 है, तो 15 में से 3 घटाएंगे तो इसका आ जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 12 वोल्ट, ठीक है। ओके, अब ये 0, इसको 15 माने तो इसको 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि तभी डिफरेंस 15 का आएगा, 0 है, 0 0 0 0, तब इसको वापस से यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है। देखो 0 0,
यहाँ तक तो जीरो है। अब इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है स्टेडी स्टेट में, तो ये पॉइंट का ही पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो ये 0 वोल्ट हो गया और इस पॉइंट का पोटेंशियल 12 वोल्ट हो गया, तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल फिर कितने का आ जाएगा, 12 वोल्ट का, वही तो पूछा था। ठीक है। A closed organ pipe and an open organ pipe of the same length produce four beats when they are set into vibration simultaneously. If the length of each of them were twice their initial length, ठीक है, अगर दोनों का लेंथ को डबल कर दे तो दोनों का फ्रीक्वेंसी आधा आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, कोई भी मोड की बात करो आप। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चाहे क्लोज की, ऑर्गन की, या किसी भी मोड की बात करो, एन इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर दो, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रहता है ना। तो अगर लेंथ को आप लोग डबल कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आधी हो जाएगी। ठीक है ना। तो पहले डबल करने से पहले अगर एक का फ्रीक्वेंसी F1 था, दूसरे का F2 था, तो इनका डिफरेंस था 4 का। अब लेंथ को डबल करेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, तो दोनों तरफ आधा, तो इधर भी इक्वेशन को यहाँ 2 हो जाएगा, तो अब बीट फ्रीक्वेंसी कितने हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी विल बिकम 2, है ना। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगी तो कमेंट में पूछना। और फुल सिलेबस टेस्ट, मॉक टेस्ट हम लोग और चैनल पे डालेंगे अभी अगले कुछ दिनों में। ठीक है, अब रोज़ भी डाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइम। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अंटिल देन बाय।